माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको तुरंत वोकैब लिखने की ज़रूरत नहीं है। वोकैबलरी और आर्टिकल दोनों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का नाम बीपीआई स्पोकन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारी पहली वोकैबलरी का पहला शब्द क्या है? हमारा डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई ऑर्डर। ठीक है, डायरेक्टिव का मतलब ऑफिशियल ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग, यानी डायरेक्शन जैसे होता है तो वहीं से हमारा ये शब्द हो गया डायरेक्टिव। तो आप डायरेक्टिव को डायरेक्शन से ही याद रखिए, ठीक है ना। और डायरेक्टिव एंड डायरेक्शन नाउन है, डायरेक्शन नाउन है, वैसे ही डायरेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ? किसी को दिशा निर्देश देना, ऑफिशियली ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना उसको। क्या हो गया? डायरेक्टिव मतलब आदेश या निर्देश। इंस्ट्रक्शन सिनोनिम्स में डायरेक्शन, ऑर्डर, कमांड और डिक्री। इस शब्द को मार्क कर लो। आज हम जो एडिटोरियल करने वाले हैं उसमें हमारा डिक्री शब्द भी आएगा। डिक्री का मतलब क्या हो गया? हमारा ऑर्डर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। जैसे द गवर्नमेंट हैज इशूड न्यू डायरेक्टिव्स ऑन फूड हाइजीन। तो फूड हाइजीन को लेके गवर्नमेंट ने नए ऑर्डर पास किए हैं, नए ऑर्डर इशू किए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आप डायरेक्शन से रिजेंबल करके इसको याद रखिएगा। और सिनोनिम्स इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर, कमांड एंड डिक्री। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पोज। जैसे एक तो आप जानते हैं पोज, जो हमारा जैसे कहते हैं ना फोटो क्लिक करने के लिए हम पोज देते हैं, जो हमारा बॉडी का जेस्चर होता है, तो वो नहीं हम बात कर रहे। हम ये वर्ब है, इसका मीनिंग में हम क्या याद कर रहे हैं, ठीक है। किसी जैसे यहाँ पे देखो, कोई परेशानी या प्रश्न उत्पन्न करना, मतलब कोई चीज उत्पन्न करना, ठीक है। टू कॉज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। तो कॉज करना मीन्स उस चीज को उत्पन्न करना, उसको पैदा करना, तो वो हो गया हमारा पोज। जैसे क्रिएट करना, कॉज, गिव राइज टू, उस चीज को पैदा करना, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। जैसे न्यूक्लियर वेपन जो है वो क्या क्रिएट करता है? एक वो थ्रेट है हम सब के लिए, क्या है वो? एक चिंता का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्टेंस। स्टेंस का मतलब क्या होता है? हमारा सोचने का तरीका। किसी भी चीज के बारे में हमारे सोचने के तरीके को स्टेंस कहते हैं, यानी हमारी मानसिकता। सिनोनिम्स में देखें तो मेंटालिटी, माइंडसेट, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट। स्टेंस का मतलब क्या हो गया? अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, योर एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग। योर मेंटालिटी, योर माइंडसेट, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू और व्यू पॉइंट। जैसे डॉक्टर्स स्टेंस, यानी जो डॉक्टर्स की जो थिंकिंग है, जो उनका एटीट्यूड है, जो मेंटालिटी है अबॉर्शन के इशू को लेकर, वो वेल नोन है, उसको हर कोई जानता है कि डॉक्टर का माइंडसेट अबॉर्शन के लिए क्या है, ठीक है। यानी हमारी मानसिकता। स्टेंस मतलब हमारा वे ऑफ थिंकिंग, उस चीज को सोचने का तरीका। यहां तक डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है? किसी काम को जो हमने किया है उसके पीछे का हमारा जो रीजन रहा है, जो कारण रहा है, जो उद्देश्य रहा है, उसको हम रैशनल कहते हैं। द रीजन्स और इंटेंशन दैट कॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव और एक्शन, मतलब उस काम को करने के पीछे का कारण, उस काम को करने के पीछे का कारण, उसका पीछे का लॉजिक क्या था, उसका आधार क्या था। ग्राउंड्स मतलब आधार क्या था, उस किस बेसिस पे हमने उसको लिया है, हमारा थिंकिंग क्या थी उस काम को करने को लेके, उस एक्शन के पीछे हमारा विचार क्या था, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, उसको हम रैशनल कहते हैं। व्हाट इज द रीजन? आप इस रैशनल की बजाय यहाँ पे रीजन लगा सकते हैं। बिहाइंड दीज न्यू एग्जाम्स, तो ये जो नए एग्जाम्स हैं इनके पीछे का कारण क्या है? क्यों इन नए एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, क्यों ये चीज हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो रैशनल का मतलब किसी काम के पीछे का कारण, उसके पीछे का रीजन। द रीजंस और इंटेंशंस दैट कॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स और एक्शंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डायर का मतलब होता है
एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा सीरियस है या अर्जेंट है। सिनोनिम्स क्या होगा इसके? टेरिबल, हॉरिबल, ग्रेव। ग्रेव का मतलब सीरियस हो गया, समथिंग दैट इज वेरी क्रिटिकल और वेरी एक्सट्रीम। सो डायर का मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो बहुत ज्यादा सीरियस है या अर्जेंट है। जैसे दीज पीपल आर इन डायर नीड ऑफ हेल्प, कि ये जो लोग हैं ना इनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, कि ये इनको बहुत जरूरत है, तुरंत आपको इनकी हेल्प करनी होगी, इस सिचुएशन में है ये लोग, बहुत सीरियस सिचुएशन है इनकी। डन है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड है हमारा रन अप। रन अप का मीनिंग क्या हो जाता है? द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अ सर्टेन इवेंट, मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट के होने से पहले का समय, उसको हम रन अप कहते हैं। द रन अप टू द इलेक्शन, तो इलेक्शन के पहले का समय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लोम। ग्लोम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? उदासी, एकदम अनहैप्पीनेस, बहुत ज्यादा जो दुख है, जो सैडनेस है, उस फीलिंग को हम ग्लोम कहते हैं। अ फीलिंग ऑफ बीइंग सैड और विदाउट होप, एकदम हम निराश हैं, उदासीन हैं, कोई हमें मतलब हमें कोई भी होप दिखाई नहीं दे रही है। सो अनहैप्पीनेस, सैडनेस, मेलेंकली, ये एक शब्द नया है, इसको मार्क कर लो। You are in low spirits or despondency. So these are the synonyms of gloom. The news brought deep gloom to the village. तो जो ये खबर है ना, वो गांव में क्या लेकर आ गई? एकदम मनहूसी उसकी वजह से छा गई, एकदम उदासी छा गई पूरे गांव में। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वाई वर्च्यू ऑफ। ये एक तीनों शब्द इनको पूरा एक साथ में यूज करते हैं। पेपर में अगर वाई द वर्च्यू दिखाई दे तो भी गलत है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है, सिंपल होगा वाई वर्च्यू ऑफ। और इसका मतलब होता है किसी चीज के आधार पर या फिर किसी चीज की वजह से, जैसे बिकॉज ऑफ समथिंग, तो बाय वर्च्यू ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, है ना, या ड्यू टू, बाय डिंट ऑफ, ये बाय डिंट ऑफ भी आता है, तो इसमें भी आर्टिकल लगा देते हैं बाय द डिंट ऑफ, तो बाय द डिंट ऑफ नहीं होता, बाय डिंट ऑफ होता है। और इसका मतलब भी क्या होगा? किसी चीज के आधार पर, बाय मीन्स ऑफ, किसी चीज की वजह से, उसके आधार पर, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन सब का मतलब हो गया वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ। She succeeded by virtue of her hard work rather than her talent. तो वो जो सफल हुई है ना, वो ड्यू टू हर हार्ड वर्क रेदर देन हर टैलेंट। तो उसमें टैलेंट है, वो इस वजह से सफल नहीं हुई है, बल्कि अपने हार्ड वर्क के दम पर वो सफल हुई है। ठीक है। नेक्स्ट एरोगेट। अब एरोगेट की स्पेलिंग को देखो, एरोगेट, गेट, गेट। और एक क्या होता है, वो जो हम बोलते हैं ये बहुत एरोगेंट है, तो एरोगेंट, GANT, एरोगेंट होता है ये। तो एरोगेंट का मतलब क्या हुआ? जो बहुत घमंडी है। जैसे सिनोनिम्स क्या हो गए? हॉटी है, सुपरसीलियस है, जो बहुत घमंडी है। सो ये है एरोगेट। देखो ध्यान से देखो, गेट, गेट, गेट और एरोगेंट। तो एरोगेंट तो आपको पता ही है कि वो बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी है वो चीज। लेकिन एरोगेट का मतलब देखो क्या है। एरोगेट को ना गेट से याद रखो, हम ऐसे याद रख लेते हैं गेट। तो हमारा गेट होता है जो किसी बाहरी लोगों को आने से रोकता है, लेकिन किसी ने हमारे गेट को ही अपनी एरो से तोड़ दिया। तो उसने क्या किया, जहां पे उसको नहीं आना चाहिए था उसको भी उसने अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, और उसको भी अब वो कह रहा है कि ये गेट मेरा है, ये पूरा घर मेरा है। सो एरोगेट का मतलब होता है टू टेक समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो। तो अब हमारे गेट के अंदर उसको हमारी परमिशन के बिना नहीं एंटर करना था, बट उसने उस चीज को एंटर कर लिया, और अब वो उस पर ऐसा क्लेम कर रहा है, ऐसा दावा कर रहा है कि ये चीज मेरी है ना। सो उस चीज को ले लेना, एक्वायर कर लिया अपने, ऐसे कह रहा है कि ये मेरी है, उसको जब्त कर लेना। अब देखो ये वर्ब है, ये एप्रोप्रिएट यहाँ पे सिनोनिम जो है इसका, ये वर्ब के फॉर्म में है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म में आता है तो उसका मतलब एरोगेट होता है, यानी किसी चीज को एक्वायर कर लेना, उसको ले लेना, उसको मान लेना।
और एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं, जैसे योर बिहेवियर वॉज नॉट एप्रोप्रिएट, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, तो वो एप्रोप्रिएट जो एडजेक्टिव है उसका मतलब उचित होता है। बट एप्रोप्रिएट अगर वर्ब की तरह आपको किसी भी सेंटेंस में यूज किया हुआ मिले, या एप्रोप्रिएट अगर आपको वर्ब के फॉर्म में अगर उसके सिनोनिम या एंटोनिम पूछ रहा है, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को ले लेना, आपके अधिकार में नहीं है वो चीज, बट फिर भी आप उस चीज पे अपना दावा कर रहे हैं, उस पे दावा करना, उसको टेक ओवर करना। जैसे दे एरोगेट टू देमसेल्व्स द पावर टू पनिश पीपल, कि उन्होंने खुद को ही ऐसा मान लिया कि उनके पास में पावर है लोगों को पनिश करने की, उन्होंने खुद को ही क्लेम कर लिया कि यस वी हैव द पावर टू पनिश पीपल, दे एरोगेट टू देमसेल्व्स। और जब ना हम लोग यहाँ पे ये ट्रांसिटिव वर्ब की तरह काम करता है, तो इसको आपका नाउन चाहिए, वो चाहिए, बट अगर नहीं है तो आप इसको अपना जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वहां पे दे देंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और यहाँ पे टू आता है, जैसे अवेल टू होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही एरोगेट टू, तो दे एरोगेट टू देमसेल्व्स, अगर शी होता तो यहाँ पे टू हरसेल्फ हो जाता, तो शी एरोगेट टू हरसेल्फ द पावर टू पनिश पीपल। सो एरोगेट कर लेना मतलब किसी चीज को एक्वायर कर लिया, उसको आपने टेक ओवर कर लिया, अपने आप से उस पर क्लेम करना, इवन इफ यू डोंट हैव द राइट टू डू सो स्टिल यू क्लेम, ठीक है। सो दैट इज एरोगेट। और द सेकेंड वर्ड इज एरोगेंट। एरोगेंट इज अ डिफरेंट, द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एरोगेंट इज एडजेक्टिव, दैट मीन्स टू बी घमंडी, है ना, हॉटी, सुपरसीलियस। और एरोगेट का मतलब होता है टू टेक समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो। डन है ना। अब यहाँ पे एक और अच्छा शब्द हमें एप्रोप्रिएट मिला था। द वर्ड वी नो इज एप्रोप्रिएट इज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, दैट मीन्स टू बी करेक्ट, बट यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टू टेक समथिंग विदाउट हैविंग द पावर टू डू सो। इज इट डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सबसर्बिएंट। सबसर्बिएंट का मतलब क्या होता है कि आप ना दूसरे लोगों, अब सर्वेंट की तरह, जैसे देखो इसकी स्पेलिंग में सर्वेंट दिख रहा है ना, सर्व सर्व, अब सब का भी मतलब लो हो जाता है और सब का मतलब भी लो हो जाता है, तो सबसर्बिएंट का मतलब, सर्वेंट का काम क्या होता है, जो भी उनका मालिक बोलेंगे उनको सर्व करना। तो आप ना जरूरी नहीं हो कि आप सर्वेंट के पोस्ट पे हो, बट आपका नेचर सबसर्विएंट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो सबसर्विएंट का मतलब होता है आपका ऐसा व्यवहार है कि आप दूसरों की बातें तुरंत मान लेते हो, एकदम आज्ञाकारी हो, या किसी काम को अगर हम सबसर्विएंट कह रहे हैं तो इसका मतलब वो काम को हम मान रहे हैं कि वो बाकी कामों के कंपेयर में लेस इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स टू रेडी टू ओबे अदर पीपल। तो पहला मीनिंग सबसर्विएंट का क्या हो गया कि हम दूसरे लोगों को ओवे करने को लेके कुछ ज्यादा ही तैयार हैं, यस सर, अरे बिल्कुल सर, अरे आपने बोला तो हुक्म है सर, हम अभी करेंगे, आपकी बात सब सही है, तो सबसर्विएंट नेचर हो गया एकदम, जिसको हम कहते हैं। सो दैट मीन्स यू आर टू ओबीडियंट, या फिर और कंसिडर समथिंग टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, जैसे सबमिसिव नेचर है, कंप्लायंट है, कंप्लाई से बना है ये शब्द, कंप्लाई करना मतलब किसी बात को अग्री करना, ठीक है, उसको कॉन्फॉर्म करना उस बात को, ओबीडियंट हो, डोसाइल हो, प्लायंट हो, और इंफीरियर है अगर वो काम को हम कह रहे हैं, जैसे शी इज टू सबसर्विएंट टू हर पार्टनर, कि वो अपने पार्टनर के लिए कैसी है, बहुत ज्यादा ही सबसर्विएंट है, मतलब अपने पार्टनर जो भी बोलेगा वो हर बात को उसको मान लेती है, एकदम आज्ञाकारी है। डन है। हमारा पहला आर्टिकल क्या है, द एग्जिट ऑफ ब्लस्टर। ब्लस्टर के बहुत सारे मीनिंग है, मैं चाहती हूँ एक बार आप इसके ना खुद से एक बार जरा आप गूगल करना, ठीक है, तो देखना आपको कितने सारे मीनिंग मिलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मस्ट रीअसेस द यूएस रोल इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। रीअसेस करना मतलब किसी चीज को री इवेल्युएट करना, दोबारा से उसको देखना, उसको दोबारा से चेक करना, ठीक है। तो जो अब बाकी जो दुनिया है ना, उसको यूएस के रोल को, क्लाइमेट चेंज में यूएस का क्या रोल है, उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना होगा।
सो आगे देखें क्या दिया हुआ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज फायर्ड हिज howitzers as multilateralism by signing into decree the United States withdrawal from the 2015 Paris Agreement। तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी जो होविट्जर क्या है, ये आपका एक गोला, मतलब जो आपकी गोला बारूद होती है उसको चलाने का एक औजार है, मशीन है ये, वो अपना खोल दी है, दाग दी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बाय साइनिंग इनटू डिग्री द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉल फ्रॉम 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो जो आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी बंदूक चला दी है एट मल्टीलेटरलिज्म। मल्टी मतलब मैनी और लेटरल का मतलब वैसे साइड्स होता है, बट मल्टीलेटरलिज्म का यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर, बाय साइनिंग इनटू डिग्री, मतलब डिग्री का मतलब क्या था, ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर उन्होंने पास करके कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रही है, इस बात को बोलकर उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज जो पेरिस एग्रीमेंट में हैं उनके ऊपर में फायर कर दिया है। This sets records that are in a class of their own। अब ये जो उन्होंने बात की है ये अपने आप में ही एक तरीके की है, ये अपने आप में ही एक डिफरेंट क्लास में आ रही है। The US is the one only country to have withdrawn thrice from a climate agreement। US is the only country, US सिर्फ इकलौती एक कंट्री है जिसने 3 बार क्लाइमेट अग्रीमेंट से विड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपका एक होमवर्क, थ्राइस का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यूएस एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने 3 बार क्लाइमेट अग्रीमेंट से पीछे हट गया है। बिगिनिंग अगर हम देखें कब कब, विद जॉर्ज डब्ल्यू बुश विड्रॉल इन 2001। तो शुरुआत किसने हुई, ये तब उस समय के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने 2001 में विड्रॉ किया था फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल से। उसके बाद में जो मिस्टर ट्रम्प हैं, ऑफ कोर्स सेट्स अ न्यू लॉ by being the only president to withdraw from the climate agreement twice। तो एक बार आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में विड्रॉ किया था और मिस्टर ट्रम्प जो हैं उन्होंने तो अपने आप में ही लो सेट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने 2 बार खुद अकेले ने ही 2 बार क्लाइमेट अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आगे क्या है, इन द रन अप टू द डिग्री, रन अप टू द डिग्री, डिग्री मतलब क्या था, ऑर्डर। तो अब ये जो ऑर्डर पास हुआ है उसके टाइम में देयर इज अ पाल ऑफ ग्लोम इन द क्लाइमेट वर्ल्ड ओवर what the US latest exit might mean। there is a pall of gloom। pall of gloom का मतलब क्या होता है, ग्लोम मतलब उदासी, तो एकदम उदासी का माहौल छाया हुआ है क्लाइमेट वर्ल्ड में इस बात को लेके कि जो यूएस का जो ये लेटेस्ट एग्जिट है इसका मतलब क्या हो सकता है, इस बात को लेकर ही पूरे क्लाइमेट वर्ल्ड में या पूरे वर्ल्ड में इस बात को लेकर एक उदासी का माहौल छाया हुआ है। पर्टिकुलरली खास करके when the globe has finished its first full calendar year above the 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क्स। खास करके जब जो दुनिया है उसने अपना पहला फुल कैलेंडर ईयर जो है वो कंप्लीट किया, और वो भी जो उन्होंने एक ये मार्क लगाया था कि ये एक स्टैंडर्ड है 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क का, कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा टेम्परेचर, लेकिन उसके ऊपर हम लोग गए हैं। और उस समय पे यूएस का इस तरीके से क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट करना अपने आप में ये एक चिंता का विषय है। द यूएस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यूएस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, एमिट करना मीन्स रिलीज करना। तो जो यूएस है वो ग्रीन हाउस गैस को एमिट करने में, रिलीज करने में सेकंड लार्जेस्ट है। चलो एक जीएस का क्वेश्चन है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है ग्रीन हाउस गैस को एमिट करने को लेकर, ठीक है, ठीक है।
और by virtue of being the most powerful economy, it has arrogated to itself the mantle of global leadership in addressing climate change. By virtue of मतलब अब देखो, बीइंग द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, मोस्ट पावरफुल है, तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो अपने आप में एक शक्तिशाली है, तो उन्होंने क्या किया, इट हैज एरोगेटेड टू इटसेल्फ, कि उन्होंने खुद को ही ऐसा क्लेम कर दिया, टू इटसेल्फ द मेंटर। अच्छा, इस शब्द को मार्क कर लो, MENTLE का मतलब क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्होंने अपने आप को ही ये पावर दे दी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो ग्लोबल लीडरशिप की इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यूएस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, और क्योंकि भाई वो जो है वो सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, तो इस वजह से उन्होंने खुद को ही ये पावर दे दी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ग्लोबल लीडरशिप की, कि वो जो क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने अपने आप को ग्लोबल लीडरशिप का नाम दे दिया। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, द लीडर हैज हैड द स्पॉटीएस्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग टू द टर्म्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। लेकिन अब क्या, अब उन्होंने मतलब उनके पास में, क्योंकि मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, तो उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि हम लोग लीडर हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज को लेके, बाकी चीजों को लेके हम लीडर हैं। लेकिन अब क्या, अब लीडर हैज हैड द स्पॉटीएस्ट ट्रैक, स्पॉट लग जाना मतलब किसी चीज पे दाग लग गया, ठीक है, लेकिन अब लीडर का ही सबसे गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स हैं उनकी टर्म्स को मानने को लेके, उसको अग्री करने को लेके, उसी का सबसे गंदा रिकॉर्ड है। One whose rule book the US played a major role in compiling, perhaps it is time for the rest of the world to reassess America's role in addressing climate change. जिसकी किताब में, मतलब जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो बनाई गई थी बातें, उसमें यूएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसके रूल्स को बनाने को लेके। लेकिन शायद अब टाइम आ गया है बाकी सारे वर्ल्ड के लिए कि वो रीएसेस करें, वो रीइवैल्यूएट करें अमेरिका का क्या रोल है क्लाइमेट चेंज की बातों को लेकर। Under both Republican and Democratic governments, US domestic policy on greenhouse gas emission has been subservient to business interest. अंडर बोथ, अगर हम चाहें आपके रिपब्लिकन, आपके डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, या उनसे पहले जो हमारे जो बाइडेन थे, उन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, तो यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज रही हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को लेके, वो हमेशा से ही बिजनेस इंटरेस्ट के आगे सब सर्विएंट रही हैं, लेस इम्पोर्टेंट रही है। मतलब जो बिजनेस वाले लोग चाहते हैं उनके आगे ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट हो रहा है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, वो बात लेस इम्पोर्टेंट है, इट्स ओके। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का वो क्या था स्लोगन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें तब भी वहां पे ऐसा नहीं था कि पॉल्यूशन को बहुत कंट्रोल किया गया था, उस समय पे भी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंक्रीज ही हुआ था। US remains the world's largest crude oil producer. US जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर रहा था, अचीविंग रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन 2023. The country is also the world's largest producer of gas in 2022. और 2022 में भी जो वर्ल्ड, ये जो आपकी कंट्री है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रही थी गैस के मामले में, बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ऐसा नहीं था कि पहले जो थे उनके टाइम पे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा था, उस समय पे भी जो आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेके जो पॉलिसीज थी वो सब सर्विएंट रही हैं बिजनेस इंटरेस्ट के आगे। अब जो मिस्टर ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप हैज ओनली
committed to add on to this already substantial base. मिस्टर ट्रम्प कुछ नया थोड़ी कर रहा है, he has only committed to add on, जो already substantial का मतलब होता है in a good amount. अगर हम सब्सटेंशियल हेल्प की बात करें तो अच्छी खासी हेल्प, एक गुड अमाउंट में, अच्छी मात्रा में. सब्सटेंशियल मीन्स इन अ गुड अमाउंट. तो जो ऑलरेडी ये लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स बने हुए हैं, तो वो उस चीज को सिर्फ आगे एड ऑन कर रहे हैं. ही इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू, ही जस्ट एडिंग ऑन. द यूएस इज क्रिटिकली शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन. और यूएस जो है वो क्रिटिकली शॉर्ट है, मीन्स बहुत ज्यादा पीछे है. किस चीज को लेके? उनका जो टारगेट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, उसको अचीव करने को लेके वो बहुत ज्यादा पीछे हैं. यहाँ तक ठीक है. एज ऑफ 2022 अगर हम 2022 का देखें तो यूएस हैज अचीव्ड ओनली अबाउट 1/3 ऑफ इट्स 2030 एमिशंस रिडक्शन टारगेट. 2022 तक अगर हम देखें तो यूएस ने सिर्फ अपना जो 2030 का मतलब जो 2030 का जो टारगेट है उसका सिर्फ 1/3 उन्होंने अचीव किया है. In the last weeks of his presidency, Mr. Biden, his presidency किसके लिए आ रही है? मिस्टर बाइडेन की प्रेसिडेंसी के लिए आ रही है. तो उनकी जो मिस्टर बाइडेन की जो लास्ट वीक की जो कुछ प्रेसिडेंसी रही थी, उसमें उन्होंने क्या किया था? यूएस के एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स को इंक्रीज कर दिया था 61% से 66% पे, जो 2005 के लेवल को 2035 तक. लेकिन इसको भी देखा जाए तो जो कैलकुलेशंस हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि दिस टू यानी दिस विल बी इनसफिशिएंट टू मीट अ 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट. कि ये जो उन्होंने इंक्रीज किया है, ये भी चीज को नहीं लग रहा है कि ये भी वो चीज अचीव कर पाएंगे. प्राइवेट कैपिटल प्रॉपिंग अप, प्रॉप करना मीन्स किसी चीज को सपोर्ट करना. ठीक है. तो जो प्राइवेट कैपिटल का मतलब यहाँ पे फंड से है. तो जो प्राइवेट कैपिटल जो सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी जैसे आपकी विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, जो उनको सपोर्ट कर रही है प्राइवेट कैपिटल, हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से, रैपिडली, जब से मिस्टर बुश, एंड इज नाउ टू सब्सटेंशियल, too important for Mr. Trump and his financial backers to ignore. कि अब वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. While it will take a year for the exit to be formalized, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने बोला और आप उस चीज को बाहर निकल जाएंगे, उसमें एक समय लगेगा. And it is likely that the US behind the scenes engagement, especially at the next climate meet in Brazil in November 2025 कंटिन्यू रहेगी. कि मतलब अभी वहां से एग्जिट करने में उनको 1 साल का समय लग जाएगा, और जो बाकी जो अभी जो मीटअप वगैरह हैं उसमें उनका एंगेजमेंट रहेगा. अगर हम मिस्टर ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स है वो ये चीज ही सजेस्ट करती है दैट ही इज नॉट अवर्स. ये वाली वोकैबुलरी मैंने ऐड करना भूल गई मैं. अवर्स का मतलब होता है किसी चीज को हेट करना, उसको अवर्स करना मीन्स उस चीज को हेट करना. तो जो द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प, जो मिस्टर ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स है वो ये चीज सजेस्ट करती है दैट ही इज नॉट अवर्स टू, दैट ही डज नॉट हेट रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड. ये एक अपने आप में एक पूरा ईडियम हो जाता है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड. हेयर HARE हम यहाँ पे खरगोश को ले लेते हैं, और हाउंड वो कुत्ते होते हैं जो हंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो मतलब आप किस प्रकार का रोल प्ले कर रहे हो कि आप शिकार के साथ भी भाग रहे हो और शिकारी की शिकार करने में मदद भी कर रहे हो. मीन्स अगर सपोज आप C हैं, ये A है, ये B है, तो आप A के साथ भी हो और आप B के साथ भी हो, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए आप कहीं नहीं हो, आप सिर्फ अपने साथ में हो. तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड. कि मतलब शिकार के साथ में भी हम हैं और जो शिकारी है उसको भी लग रहा है कि ये मेरे भी साथ में है. सो एक्चुअली ये जो पर्सन है वो किसी के साथ नहीं और सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है. ठीक है.
सो रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड इज योर ईडियम। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था, एडिटोरियल था। अब हम लोग एक और आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, इज द गवर्नमेंट एंकरेजिंग क्रॉसपैथी। तो क्या जो गवर्नमेंट है वो क्रॉसपैथी को बढ़ावा दे रही है। सो पहला क्वेश्चन हुआ क्रॉसपैथी क्या होता है। क्रॉसपैथी जब हम मेडिसिन के फॉर्म में बोलें तो इसका मतलब होता है कि जो आपके होम्योपैथिक हैं वो आपके एलोपैथी दे सकते हैं, ठीक है, या बाकी दवाइयां दे सकते हैं। तो मीन्स जिसमें जैसे होम्योपैथिक के लोग अगर एलोपैथिक की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो उसको हम क्रॉसपैथी कह दें, या फिर वाइस वर्सा। तो क्या गवर्नमेंट क्रॉसपैथी को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। और जैसे एक शब्द होता है आपका सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है अपैथी, एक होता है टेलीपैथी। इन सब के मतलब क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं कल फिर आपको बताऊंगी। बाकी मैं अगर आपको एक बात बता दूं, ये जो पैथ यहाँ पे जो शब्द है ना पैथी वाले में, इसका मतलब हो जाता है फीलिंग। तो मुझे जरा बताना, ये 4 शब्द हैं सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी और टेलीपैथी, इन चारों शब्दों की मीनिंग क्या है, मीनिंग और एक सेंटेंस में उसका यूज करके आप मुझे बताएंगे। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो आपके क्रॉसपैथी को बढ़ावा दे रही है, तो ये आर्टिकल हम लोग आज देखेंगे। Why did the Maharashtra Food and Drugs Administration issue a directive allowing homeopathic practitioners to prescribe allopathic medicines? Why did, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और जब क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो के अलावा किसी स्टेटमेंट में देते हैं तो हम एक WH शब्द लगाते हैं। डिड जो है ये हम लोग प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और डिड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। सो डिड के बाद में यहाँ पे जो वर्ब है वो इशू है, तो यहाँ पे इशू आया है ना कि इशूड आया है, ठीक है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों एक डायरेक्टिव मतलब इशू और डायरेक्टिव ऑर्डर हम जिसको बोलेंगे, डिग्री हम जिसको भी पढ़ के आए हैं, अलाउइंग होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को कि वो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। प्री का मतलब हो जाता है बिफोर, और स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट। तो प्रिस्क्राइब करने का मतलब हो गया आप कोई चीज किसी को कोई लिख के दे रहे हैं, है ना। जैसे डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो आपको लिखकर आपको सजेस्ट करते हैं पहले ही कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे आपको मेडिसिन लेनी है, ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे व्हाई डिड द महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्यों ऑर्डर पास किया कि जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखें क्या है, The Maharashtra Food and Drugs Administration has in a recent directive ये एक अलग से हो गया। So the Maharashtra Food and Drugs Administration has allowed homeopathic practitioners who have completed a certificate course in modern pharmacology to prescribe allopathic medicines। जो महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हाल ही में ऑर्डर्स पास किए हैं जो अलाउ करते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को, ठीक है, कि वो लोग एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये कहानी है और इसके आगे डिटेल में हम अब देखेंगे। Why is it being challenged? तो इसको चैलेंज्ड क्यों किया गया वो देखें। In 2017, Maharashtra Medical Education and Drug Department had issued a notification allowing homeopathic practitioners to practice modern medicine। 2017 में जो महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन और ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अलाउ करते हुए कि वो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर्स हु हैड ऑब्टेन्ड लाइसेंशिएट ऑफ द कोर्ट ऑफ एग्जामिनर्स ऑफ होम्योपैथी डिग्री
ठीक है, एंड वर रजिस्टर्ड विद द महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। मतलब ये जो लोग हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर डिग्री को लिया हुआ है उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो डायरेक्टिव्स थे, ये जो डायरेक्शन थी, ये जो ऑर्डर था, इसको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, चैलेंज्ड इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। और किसके द्वारा इसको चैलेंज किया गया था? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव। जो ये दिशा निर्देश आया था कि जो होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपकी मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज को चैलेंज किया गया किसके द्वारा? आईएमए के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसने उसको किया, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो काम है, वो ऑब्जेक्ट है, तब हम वहां पे पैसिव लगाते हैं। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज के साथ में V3 यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, एक काम करिएगा, इस पैसिव सेंटेंस को आप मुझे एक्टिव में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, द हाई कोर्ट इशूड अ स्टे। तो फिर हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? स्टे लगा दिया उसके ऊपर कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, जिसमें आपकी जो बेंच जो थी वो क्वेश्चनिंग द रिस्क दैट कुड बी पोज्ड टू पेशेंट्स इफ दीज डॉक्टर वर अलाउड टू प्रैक्टिस एलोपैथी। क्योंकि उन्होंने वहां पे क्वेश्चंस पुट ऑन किए कि इसके क्या हो रहा है कि इस तरीके से तो ये एक जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर में ये क्या कर रहा है? रिस्क पैदा कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये डॉक्टर्स अगर एलोपैथी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो इससे पेशेंट्स के ऊपर में रिस्क आ जाता है। तो पोस्ट करना मतलब यहाँ पे क्रिएट करना हो गया। तो फिर जो आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है महाराष्ट्र में, उसके जो प्रेसिडेंट हैं संतोष कदम, उन्होंने क्या बोला? इट वॉज अनक्लियर वाई द महाराष्ट्र FDA, आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हैड नाउ इशूड दिस डायरेक्टिव। कि ये चीज क्लियर है कि इन्होंने इस समय पे ये डायरेक्टिव को क्यों इशू किया। He said that even the central body for homeopathy had no provision to allow its practitioners to practice another stream of medicine and the crossopathy was banned by the Supreme Court। और उन्होंने क्या बोला कि इवन जो सेंट्रल बॉडी है उन्होंने फॉर होम्योपैथी के लिए उसमें भी कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो अपने प्रैक्टिशनर्स को अलाउ करती है कि वो दूसरे स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करे। और क्रॉसपैथी को तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बैन कर दिया गया था। एंड द क्रॉसपैथी वॉज बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये सेंटेंस भी आपका पैसिव में हो गया, तो इसका भी आप मुझे एक्टिव में बताइएगा। ठीक है, फॉलोइंग द बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे, homeopathic practitioners were not allowed to prescribe allopathic medicines until the final decision of the court came in, he said। तो अब जो आपका हाई कोर्ट का स्टे है उसको ध्यान में रखते हुए जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? प्रैक्टिशनर्स हो गया, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या हो गई? वर हो गई। और अगेन ये हमारा V3 है, तो यहाँ पे ज्यादातर सेंटेंसेस हमारे पैसिव में ही है। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द IMA महाराष्ट्र पार्थिव संघवी, उन्होंने क्या बोला? दैट द इशू हैज बीन पोर्ट्रेड, कि जो इशू है उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को अलाउ कर रही है मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में तो ये केस है ही नहीं, विच इज नॉट द केस। लेकिन ये तो है ही नहीं, क्योंकि एज दिस हैज ऑलरेडी बीइंग स्टेड बाय द हाई कोर्ट, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी हाई कोर्ट के द्वारा इस पे स्टे लगा दिया गया है कि जो आपके होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और ये चीज के ऊपर ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। बात यह है कि दिस वाज अ डायरेक्शन टू केमिस्ट, ये केमिस्ट को लेकर है, टू एंटरटेन एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स, कि
ये जो डायरेक्शन आया है वो केमिस्ट के लिए आया है कि वो एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस को भी दे सकें, बट who has given the FDA the authority to issue such a directive in light of the fact that the court has stayed on the order allowing homo practitioners to practice modern medicine। लेकिन ये FDA को who has given the FDA the authority, FDA को ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो इस तरीके का ऑर्डर जारी कर सकें, जबकि कोर्ट ने इस बात के ऊपर में ऑलरेडी स्टे लगाया हुआ है। अगर हम क्रॉसपैथी के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की थिंकिंग देखें, उनका क्या विचारधारा है, तो एक बार देख लिया जाए। इन 1996 पूनम वर्मा वर्सेस एक अश्वनी पटेल का केस हुआ था, जिसमें क्या था, होम्योपैथ ट्रीटिंग अ पेशेंट विद एलोपैथिक मेडिकेशंस। तो इसमें आपके जो प्रैक्टिशनर्स थे वो होम्योपैथ थे लेकिन वो मेडिसिन किसकी दी, उन्होंने एलोपैथी की, जिससे क्या हुआ कि जो पेशेंट है, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो गई। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्या लगाया है कि होम्योपैथ लाइबल मतलब जिम्मेदार, वो जिम्मेदार है फॉर नेग्लिजेंस एज ही हैड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस दैट वाज नॉट क्वालिफाइड टू। और क्योंकि वो इस चीज के जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जिसके लिए वो क्वालिफाई है ही नहीं। तो 2015 के रिसर्च पेपर जो हुए थे आपके सुरेश बड़ा मैथ के द्वारा, उसमें क्या था, अक्रॉस जजमेंट्स द जुडिशरी हैज हेल्ड दैट क्रॉस सिस्टम प्रैक्टिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। However, it is permitted only in those states where the concerned governments have authorized it by general or special order। तो उन्होंने जो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे उसमें क्या था कि जो जुडिशियरी है उसने क्रॉस सिस्टम को एक मेडिकल नेग्लिजेंस बोला है कि ये करना बिल्कुल गलत है, आप जिम्मेदार हैं अगर उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको तब परमिशन किया जाता है, उन्हीं स्टेट्स में परमिट किया जाता है जहां पे वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को ऑथराइज किया हुआ है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अब देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके प्रैक्टिशनर्स हैं वो एलोपैथिक की मेडिसिन को क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन उठता है, क्या डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। लेट्स सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्रमोटिंग आयुष मेडिसिन फॉर सम ईयर्स नाउ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है आयुष मेडिसिन को फॉर सम ईयर्स नाउ, मतलब कुछ सालों से, ठीक है। तो कुछ सालों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आयुष मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, विद अ पुश बीइंग गिवन टू इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें आप अपना कन्वेंशनल और आपकी नॉन कन्वेंशनल, यानी कि आप दोनों तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो द रैशनल मीन्स जो रीजन अगर हम देखें, जो हम उसके पीछे का कारण हम मोटिव जो देखें, हैज बीन, वो क्या है, दैट इंडिया हैज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। तो इसके पीछे का जो मेन मोटिव है, जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है वो ये है कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, खास करके रूरल एरियाज में, एंड दैट द आयुष कैडर ऑफ प्रैक्टिशनर्स कैन हेल्प फिल इन दीज गैप्स। इसीलिए ये आयुष जो ग्रुप के लोग हैं, जो उन्होंने वो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इस गैप को भर रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज सही है? As per Parliament statement in February 24, there are 13,08,009 allopathic doctors जो आपके रजिस्टर्ड हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड नेशनल मेडिकल कमीशंस बोर्ड में, एंड 5.65 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। जो शॉर्टेज है जो स्पेशलिस्ट की वो बहुत सीरियस है, बहुत ग्रेव है। हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया के जो 2022 और 23 रिपोर्ट ये बात को रिवील करते हैं, एक्सपोज करते हैं कि लगभग 80% शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की इन कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर्स अक्रॉस रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है।
पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं आपके सोहम भदूरी, उन्होंने क्या मेंशन किया, पॉइंट आउट करना मतलब किसी बात को मेंशन करना, उसको हाईलाइट करना, उसके ऊपर जोर देना, दैट वाइल देयर इज एविडेंस, मतलब ये सबूत है कि जो मिड लेवल प्रोवाइडर्स हैं कैन प्रोवाइड केयर ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी टू दैट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, बट देयर ऑर्डरली इंटीग्रेशन इनटू द सिस्टम इज क्रूशियल। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो मिड लेवल के प्रोवाइडर्स हैं वो जो आपके उस स्पेशलिस्ट हैं उसके प्रोवाइडर्स कैन प्रोवाइड केयर ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी टू दैट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, मतलब जो मेडिकल डॉक्टर्स की जो उनकी स्पेशलिटी है उसके कंपेयर में तो नहीं, बट फिर भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनका सही समय पर सिस्टम में इंटीग्रेशन करना, उनको जोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलाउइंग just any cadre of alternative medical practitioner to assume roles and functions that are meant for medical doctors is a recipe for anarchy। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी कैटेगरी के मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर हम मेडिकल डॉक्टर के जगह पे रखते हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अराजकता फैला रहे हैं। एनार्की क्या होती है, जहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, वहां पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो अगर हम किसी भी कैडर के मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर हम मेडिकल डॉक्टर की जगह पर रख रहे हैं तो दिस इज अ रेसिपी फॉर एनार्की। इसमें तो अराजकता हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और लोगों की हेल्थ का कौन जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वोकैबुलरी समझ में आई होगी, रीडिंग आपकी अच्छी हो रही होगी। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।